हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुजर। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम अपनी कक्षा को, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप सभी जो छात्र छात्राएं हैं हमारे देव क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो ऐप है देव क्लासेज बूंदी के नाम से, आप उसको भी इंस्टॉल करके दोस्तों जो आपका यूट्यूब टेस्ट अवार्ड है आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। इसलिए आपकी सफलता के लिए हमने इतने अच्छे अच्छे नए नए आपके लिए हम चीजें लेकर के आए हैं, तो आप जरूर इन चीजों का लाभ जरूर उठाइएगा। देखिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने कालीबंगा जो सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। हम देख रहे थे कि कालीबंगा जो आपकी सभ्यता थी दोस्तों, हमने उसमें जो उत्खनन के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने देखा कालीबंगा जो आपकी सभ्यता थी उसकी विशेषताओं के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम आगे अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आज हम पढ़ेंगे और इसको हम विस्तार से इतना अच्छी तरीके से में इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं आहड़ सभ्यता की ओर। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ आहड़ सभ्यता के अंदर। देखते हैं दोस्तों आपकी आहड़ सभ्यता के अंदर क्या है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता भी हमारे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके अंतर्गत ही आती है। हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि ये क्या है, कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने की और इसको उत्खनन कब किया गया, इसके अंदर कौन कौन से उत्खनन में हमें अवशेष प्राप्त हुए, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता का खोजकर्ता, ध्यान रखिएगा, आहड़ सभ्यता हम पढ़ रहे हैं और उसके खोजकर्ता हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो खोजकर्ता था आरसी अग्रवाल। कौन है? आरसी अग्रवाल। इसके दूसरी जो आपके खोजकर्ता है वो है दोस्तों आपके एच डी सांकलिया। कौन है? एच डी सांकलिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला जो इसका खोज करता है या उत्खनन करता है आपका वो है दोस्तों कौन? वी एन मिश्रा। कौन है? वी एन मिश्रा। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के दोस्तों आहड़ सभ्यता की खोज की और इस सभ्यता का उत्खनन भी किया। ध्यान रखना कि खोज और आपका उत्खनन है वो दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर आहड़ सभ्यता का उत्खनन और इसकी खोज की। अब देखिए दोस्तों कि किस समय इन्होंने इसका उत्खनन किया और इसकी खोज की। तो देखिए दोस्तों, हम इसका समय देखते हैं आहड़ सभ्यता का कि किस वर्ष इसकी खोज हुई और इसका उत्खनन हुआ। देखिए दोस्तों, 1954 से लेकर के आपका 1961 इन व्यक्तियों ने आहड़ सभ्यता की खोज और इसका उत्खनन किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके खोजकर्ता हो गए आपके आरसी अग्रवाल, उसके बाद में एस डी सांकलिया और वी एन मिश्रा। ये तीनों ने मिलकर इसका खोज की और इसका उत्खनन किया। इसका जो समय है आपका दोस्तों वो है 1954 से 1961 के मध्य इसकी खोज और इसका उत्खनन हुआ। अब आगे देखिए दोस्तों, स्थान की हमारी जो आहड़ सभ्यता है वो आपके राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है उसके बारे में हमें जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में, कहाँ है? उदयपुर जिले में आपकी आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में आहड़ नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है आपकी आहड़ सभ्यता? राजस्थान राज्य के अंदर आपके उदयपुर जिले में आहड़ नदी के किनारे आपकी कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता आपका विकसित हुई? तो वो थी दोस्तों आपकी कौन सी? आहड़ सभ्यता। देखिए दोस्तों,
आहार जो सभ्यता है उसके बारे में मैं आपके इस टॉपिक को एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, सभी ब्लैक बोर्ड की ओर हम अपन आहार सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं। आहार सभ्यता के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा दोस्तों कि इसका खोजकर्ता कौन है। तो खोज करता है दोस्तों आपके R.C. अग्रवाल, H.D. सांकलिया और V.N. मिश्रा। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के दोस्तों आहार सभ्यता की खोज की और इन तीनों के द्वारा ही इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों कि आहार जो आपकी सभ्यता है उसकी खोज किस वर्ष हुई और उसका उत्खनन किस वर्ष हुआ। तो देखिए दोस्तों 1954 से लेकर के 1961 तक आहार सभ्यता का उत्खनन होता रहा। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि आपकी जो आहार सभ्यता है वो हमारे राजस्थान में कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में आहार नदी के किनारे आपकी यह सभ्यता विकसित हुई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखिए आगे और क्या है आपकी आहार सभ्यता के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि आपकी जो आहार सभ्यता है इसके उपनाम, क्या उपनाम, कि आपकी जो आहार सभ्यता है इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, उपनाम कि दोस्तों इतिहासकारों ने उत्खनन के दौरान आपकी आहार सभ्यता को दोस्तों प्रथम जो नाम से पुकारा वो नाम है आपका ताम्र नगरी के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। आपका दूसरा नाम आता है आघाटपुर और आपका तीसरा नाम आता है दोस्तों आघाट दुर्ग। ध्यान रखिएगा, तीसरा कौन सा आता है आपका आघाट दुर्ग। उसके बाद में जो आपकी अगला जो नाम आता है वो है दोस्तों बनास घाटी की सभ्यता। क्या नाम है अगला? बनास घाटी की सभ्यता। ध्यान रखना, ये आपके आहार सभ्यता के नाम है। उसके बाद में अगला जो नाम आता है आपका वो आता है दोस्तों धूलकोट की सभ्यता। ध्यान रखना, अगला जो नाम आता है आहार सभ्यता का वो है दोस्तों आपका क्या है? आहार नदी की सभ्यता। आहार नदी की सभ्यता। तो ये दोस्तों आपके हमारे राजस्थान की जो प्राचीन आहार सभ्यता है उसके नाम आपके सामने है। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे इतिहासकारों ने इसका उत्खनन किया वैसे वैसे इतिहासकारों ने इसका नाम अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर से इसके नाम रखे। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार से स्पेशली नामों को आराम से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं ताम्र नगरी। ध्यान रखना दोस्तों कि आहार सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसलिए जाना जाता है दोस्तों क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आपकी ताम्र यानी कि आपकी आहार सभ्यता है उस सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा जो उपकरण थे वो दोस्तों किस वस्तु के थे? तांबे के। इस कारण इस सभ्यता को दोस्तों ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका नाम आता है आघाटपुर या आघाटपुर और अगला आता है आघाट दुर्ग या आघाट दुर्ग। दोस्तों स्थानीय भाषा में इस सभ्यता का नाम आघाट दुर्ग था, इसी कारण इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपका अगला नाम आता है बनास घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता को ये नाम इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि आपकी जो बेड़च नदी है वो दोस्तों बनास नदी घाटी है उसके आसपास क्षेत्र में बहती है, इसी कारण इस सभ्यता का नाम बनास घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका अगला नाम आता है धूलकोट की सभ्यता। दोस्तों जब इसका उत्खनन हुआ तो इतिहासकारों ने एक बहुत बड़ा धूल का टीला था उस पर उत्खनन किया, इस कारण इसका नाम धूलकोट के नाम से जाना जाता है।
अगला आपका नाम आता है आहड़ नदी की सभ्यता। दोस्तों आपकी जो आहड़ सभ्यता है उसको आहड़ नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमने देखा आहड़ सभ्यता के आपके उपनाम हमने देखा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी शायद। देखिए दोस्तों हम आगे चले यदि आपकी अनुमति हो तो देखिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलते रहिए दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं कि आहड़ सभ्यता के अंदर और क्या है और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों अपना अगला स्टेप आता है आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। ध्यान रखना आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता की आपकी विशेषताएं कि आहड़ सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता की विशेषताएं, आपकी जो सबसे पहले विशेषता आती है वो है दोस्तों कि आहड़ सभ्यता आपकी, ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था आपकी कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों आपकी नगरीय सभ्यता थी, जबकि आपकी आहड़ सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता आपकी आहड़ सभ्यता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, तो दोस्तों इसलिए आपको इसको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो देखिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगली आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। देखिए दोस्तों यहाँ की जो आप मकान थे, आहड़ सभ्यता के जो मकान थे दोस्तों वे मकान पत्थरों से बने हुए थे। ध्यान रखना किससे बने थे? पत्थरों से बने हुए थे। ध्यान रखना आहड़ सभ्यता के जो भवन थे, जो मकान थे, वो दोस्तों आपके पक्के पत्थरों से बने हुए थे। ध्यान रह जाएगा। अगली विशेषता देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता की अगली विशेषता है कि यहाँ के मकानों की, आपके दोस्तों यहाँ मकानों की छत, दोस्तों यहाँ के मकानों की जो छत थी वो दोस्तों आपकी बांस से बनाई जाती थी। किससे? बांस से बनाई जाती थी। ध्यान रखना, आपको रखना होगा कि आहड़ सभ्यता के मकानों की छत किससे बनी होती थी? बांस से बनाई जाती थी। तो उसके बाद देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता के अंदर आपकी जो अगली विशेषता आती है वो है दोस्तों यहाँ के मकानों की दोस्तों फर्श दोस्तों काली मिट्टी से बनी हुई थी, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि काली मिट्टी से लेप करते थे। ध्यान रखना किससे लेप करते थे? काली मिट्टी से लेप करते थे। ध्यान रखना हम आहड़ सभ्यता के मकानों के बारे में उनकी विशेषता देख रहे हैं कि आहड़ सभ्यता के मकानों की जो फर्श होती थी दोस्तों वो आपकी काली मिट्टी से उसके फर्श का लेप किया जाता था। अगली जो विशेषता है वो देखिए दोस्तों आगे विशेषता आती है कि आहड़ सभ्यता में, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आहड़ सभ्यता में दोस्तों कुछ मकानों से, ध्यान रखना कि कुछ मकानों से 2 से 3 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कितने? 2 से 3 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक मकान है आपका, वहां से दोस्तों हमें एक मकान से दोस्तों 6 चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना कितने चूल्हे का अवशेष प्राप्त हुआ है कि एक मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अब इस बात से यही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आहड़ सभ्यता के अंदर या तो दोस्तों कोई संयुक्त परिवार प्रथा थी या फिर सामूहिक भोजन बनाया जाता होगा।
या कोई धार्मिक कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाता होगा। तो ये हमें आहार सभ्यता के कुछ मकानों से 2 से 3 चूल्हे प्राप्त होते हैं और कुछ मकानों से दोस्तों हमें एक मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपकी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों। एक बार और हम इस चीज को रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आहार सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में हमने सबसे पहले देखा कि आपकी आहार जो सभ्यता थी दोस्तों, वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता माने जाती है। मैंने आपको कल की कक्षा में कालीबंगा सभ्यता पढ़ाया था दोस्तों। तो आपकी कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आपकी आहार सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता माने जाती है। उसके बाद में आपकी जो अगली विशेषता है दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ के जो मकान थे दोस्तों, सभी मकान पत्थरों से बने हुए थे। यहाँ पर किसी भी मकान में दोस्तों ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ईंटों का नहीं हुआ तो दोस्तों सभी मकान आपके पत्थरों से बने हुए थे। ध्यान रखना। अगली विशेषता आती है कि यहाँ के मकानों की जो छत होती थी दोस्तों, वो यहाँ के लोगों के द्वारा बांस से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? बांस से। अगली विशेषता आती है दोस्तों कि यहाँ की जो मकान थे, मकानों की जो फर्श होती थी, वो दोस्तों उस फर्श में काली मिट्टी का लेप किया जाता था। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का लेप किया जाता था। अगली विशेषता आती है दोस्तों, हमें आहार सभ्यता से कुछ मकानों में 2 से 3 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक मकान ऐसा है जहां से हमें एक साथ 6 चूल्हों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक हमने इतना अच्छे तरीके से इस चीज को हमने क्लियर कर लिया है, हमने समझ लिया है। तो देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आप भी हमारे साथ आते जाते रहिए दोस्तों। आहार सभ्यता के अंदर अपन चल रहे हैं और आपकी आहार सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो अभी हम उदयपुर जिले के अंदर है और आप भी हमारे साथ आ जाइए दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं आपकी आहार सभ्यता की अगली विशेषता। देखिए दोस्तों, हमें आहार सभ्यता से ध्यान रखना। आहार सभ्यता से दोस्तों हमें क्या मिला है? अगली जो आपकी विशेषता है, आहार सभ्यता के मकानों से दोस्तों हमें मकानों से अन्न रखने के, ध्यान रखना, अन्न रखने के भांड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? भांड प्राप्त हुए हैं। इन भांडों को दोस्तों स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना, इन भांडों को दोस्तों स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन आया है स्थानीय भाषा में दोस्तों। इन भांडों को कोठे, ध्यान रखना, कोठे या गोरे नाम से इन भांडों को पुकारा जाता है। ध्यान रखना। हमें आहार सभ्यता के अंदर दोस्तों एक कुछ मकानों से या सभी मकानों से दोस्तों हमें भांड प्राप्त हुए हैं और ये आपके अन्न रखने के बर्तन होते थे। इन बर्तनों को दोस्तों स्थानीय भाषा में आहार सभ्यता के लोगों के द्वारा स्थानीय भाषा में कोठे या गोरे कहा जाता था। आगे यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? भांडों को, अन्न रखने के बर्तनों को कोठे या गोरे उनको कहा जाता था। अगली विशेषता पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगली आपकी विशेषता क्या है? अगली जो विशेषता है आपकी आहार सभ्यता के अंदर, देखिए दोस्तों, हमें आहार से तांबे की मुद्राएं, वह मोहरे मिली है। ध्यान रखना, क्या मिली है? हमें आहार से तांबे की मुद्राएं और मोहर मिली है। तो देखिए दोस्तों, हमें आहार से एक मुद्रा पर, ध्यान रखना, एक मुद्रा पर दोस्तों क्या है?
एक मुद्रा पर दोस्तों त्रिशूल बना हुआ है। ध्यान रखना, क्या बना है? एक मुद्रा पर त्रिशूल बना हुआ है। जो दूसरी मुद्रा है दोस्तों, दूसरी मुद्रा पर ध्यान रखना, दूसरी मुद्रा पर दोस्तों यूनानी देवता अपोलो, ध्यान रखना, यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। ध्यान रखना, क्या बना है? चित्र बना है। और इसके हाथ में दोस्तों जो चित्र बना है, उस चित्र के हाथ में दोस्तों तीर और तरकस है। क्या है? तीर और तरकस है। ध्यान रखना, हमें आहड़ सभ्यता से कुछ तांबे की मुद्राएं या मुहर हमें प्राप्त हुई है। उनमें से आपकी एक मुहर पर दोस्तों त्रिशूल बना हुआ है या त्रिशूल का चित्र बना है। और दूसरी मुद्रा पर दोस्तों यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। और इस चित्र के हाथों में दोस्तों तीर और तरकस लिए हुए ये आपकी मूर्ति बनी हुई है। अगली विशेषता आती है आपकी आहड़ सभ्यता के अंदर। देखिए दोस्तों, हमें आहड़ सभ्यता से हमें यहाँ से दोस्तों मिट्टी के, ध्यान रखना, मिट्टी के पूजा पात्र मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी के पूजा पात्र। ध्यान रखना, हमें इस चीज से ये पता चलता है कि आहड़ सभ्यता के निवासी धार्मिक जीवन में या देवताओं या भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। इसी कारण हमें यहाँ से मिट्टी के पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, एक बार इस चीज को हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप सभी देखिए ब्लैक बोर्ड की ओर, दोबारा हमें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आहड़ सभ्यता की विशेषता पढ़ रहे थे। आहड़ सभ्यता की विशेषता के अंदर हमने देखा कि आहड़ से हमें दोस्तों अन्न रखने के आपके बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों को दोस्तों स्थानीय भाषा में कोठे या गोरे के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि हमें आहड़ सभ्यता से दोस्तों मुद्रा किसकी मिली है? तांबे की मुद्रा और मुहरें हमको प्राप्त हुई है उत्खनन के दौरान। आगे देखिए दोस्तों, जो तांबे की मुद्राएं मिली है, एक मुद्रा पर दोस्तों त्रिशूल का चित्र बना हुआ है, जबकि आपकी दूसरी तो तांबे की मुद्रा है, उस पर दोस्तों यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। और उसके हाथ में दोस्तों क्या है? तीर और तरकस लिए हुए वो आपका अपोलो देवता खड़ा हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि यहाँ से हमें, यानी कि आहड़ सभ्यता से हमें दोस्तों मिट्टी के पूजा पात्र मिले हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे देखते हैं, आप भी हमारे साथ आगे चलिए दोस्तों। देखते हैं आगे की और आपके आहड़ सभ्यता के कौन कौन सी विशेषता है जो हमें देखते हैं दोस्तों। देखिए, आगे जो आपकी विशेषता आती है वो है दोस्तों कि आपके आहड़ सभ्यता के जो निवासी थे, आहड़ सभ्यता के लोग दोस्तों कृषि और पशुपालन, आपके दोस्तों जो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो दोस्तों कृषि और पशुपालन करना जानते थे। ध्यान रखना कि आहड़ सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करना जानते थे। दोस्तों आहड़ सभ्यता के लोगों को चावल, ध्यान रखना, चावल, गेहूं और जौ के फसलों की जानकारी थी। ध्यान रखना कि आहड़ सभ्यता के लोगों को किन किन फसलों की जानकारी थी। आहड़ सभ्यता के लोगों को दोस्तों चावल, गेहूं और जौ फसलों की
इन लोगों को जानकारी थी। आगे देखते हैं अगली विशेषता जो है आपकी वो है दोस्तों, देखिए आगे कि अगली कौन सी विशेषता है। देखिए दोस्तों, आहार सभ्यता के लोगों को ध्यान रखना, आहार सभ्यता के लोगों को दोस्तों बर्तन बनाने की कला आती थी। ध्यान रखना, क्या आती थी? बर्तन बनाने की कला, बर्तन बनाने की कला आती थी। और बर्तन किससे बनाए जाते थे? बर्तन मिट्टी से बनाए जाते थे। हमें मिट्टी के बर्तनों में दोस्तों क्या क्या मिला है? देखिए दोस्तों, हमें आहार से मिट्टी के बर्तनों में कटोरियां, प्याले, कलश और मटके या मटका, ये दोस्तों हमें आहार सभ्यता से उत्खनन के दौरान मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इन बर्तनों को आहार सभ्यता के निवासी चाक से बनाते थे। ध्यान रखना, किससे बनाते थे? चाक से या चाक पर इन बर्तनों का निर्माण करते थे। यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आपकी जो अगली विशेषता है वो है दोस्तों आपकी कि आपकी आहार सभ्यता के अंदर और कौन सी विशेषता है। देखिए दोस्तों, आहार सभ्यता के अंदर ध्यान रखना, आहार सभ्यता के अंदर दोस्तों शवों को दफनाया जाता था। ध्यान रखना, शवों को दफनाया जाता था। ध्यान में आ गई बात। हमने सिंधु सभ्यता के अंदर भी देखा था कि वहां भी हमें समाधान के 3 प्रकार प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हमें आहार सभ्यता से दोस्तों उत्खनन में प्राप्त अवशेष हुए हैं कि यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। जब इन शवों को दफनाया जाता था दोस्तों, तो शवों का सिर, ध्यान रखना, शवों का सिर उत्तर दिशा की ओर होते थे। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर होते थे। देखिए दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर इनके सिर होते थे, जबकि इनके पैर है दोस्तों, पैर जो शव के होते थे वो दक्षिण दिशा की ओर होते थे। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आहार सभ्यता के अंदर हमें समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जब समाधान किया जाता था तो शवों का सिर उत्तर दिशा की ओर होता था और उनके पैर दक्षिण दिशा की ओर होते थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, हमें और क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, हमें यहां से मातृ देवी की, ध्यान रखना, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति व बेल की मूर्ति भी मिली है। ध्यान रखना, क्या क्या मिला है यहाँ से हमें मिट्टी के, कि हमें यहाँ से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति व बेल की मिट्टी की मूर्ति भी हमें आहार सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये आपकी विशेषताएं थे। हम इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आइए एक बार हम और इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हम इसको और दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए हमारे साथ चलते हैं आहार सभ्यता की विशेषताओं पर। देखिए दोस्तों, मैं अपना आहार सभ्यता की विशेषता पढ़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, आहार सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करना भी जानते थे। यानी कि आहार सभ्यता के लोगों को कृषि और पशुपालन आता था। उसके बाद में आहार सभ्यता के लोग दोस्तों चावल, गेहूं और जौ की फसलों के बारे में जानकार थे, या उनको इन फसलों की जानकारी थी। अगली आती है कि आहार सभ्यता के लोग दोस्तों
बर्तन बनाना भी जानते थे और ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी के बर्तनों में उत्खनन में दोस्तों कटोरिया, प्याला और मटका हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये बर्तन आहार सभ्यता के लोग चाक से बनाते थे या चाक पर इन बर्तनों का निर्माण करते थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों कि आहार सभ्यता से हमें दोस्तों शवों का दफनाया भी जाता था। आहार सभ्यता से हमें शव का संस्कार के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था और जब शवों को दफनाया जाता था तो दोस्तों शवों का सिर उत्तर दिशा की ओर होते थे और उनके पैर दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर होते थे। आगे बात आती है कि यहाँ से दोस्तों हमें मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति व हमें बेल की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और वो भी आपकी किसकी थी? मिट्टी की मूर्ति थी। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। हम आगे चलते हैं, आगे और विशेषता देखते हैं आहार सभ्यता के अंदर की और कौन कौन सी आपकी विशेषता है। देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए दोस्तों अगली विशेषता आती है कि हमें आहार से ताम्र भट्टियां प्राप्त हुई है। आहार से हमें ताम्र भट्टियां मिली है। ध्यान रखना क्या मिली है हमें? आहार सभ्यता से तांबे की भट्टियां मिली है कि यहाँ पर तांबे को गलाया जाता था। ध्यान रखना क्या किया जाता था? तांबे को गलाया जाता था और यहाँ के लोग दोस्तों तांबे के बर्तन बनाते थे। ध्यान रखना तांबे के बर्तन बनाते थे। यहाँ के लोग तांबे के बर्तन बनाते थे क्योंकि जब यहाँ के निवासी तांबे की भट्टियां मिली है हमें, जो आपके तांबे को गलाया जाता था। तांबे को गलाने के बाद उससे तांबे की औजार या उपकरण बनाया जाता था और यहाँ के लोग उस कला के अंदर बहुत ज्यादा निपुण माने जाते थे। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि हमें यहाँ पर आहार सभ्यता जो आपकी है, तो आहार सभ्यता में दोस्तों हमें आहार सभ्यता में पक्की ईंटों के अवशेष, ध्यान रखना पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान रखना क्या नहीं मिला है आहार सभ्यता से? दोस्तों में आहार सभ्यता से पक्की ईंटों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ध्यान रखना मैंने अभी बताया था, शुरुआत हमने विशेषताओं से करी थी, तब बताया था कि यहाँ के जो मकान है वो दोस्तों हमें पत्थरों से बने हुए प्राप्त होते हैं। इसीलिए आहार सभ्यता में पक्की ईंटों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। देखते हैं कि हम देख रहे थे कि आहार सभ्यता में दोस्तों में तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ के लोग तांबे के बर्तन बनाते थे। क्या बनाते थे? तांबे के बर्तन। उसके बाद में दोस्तों हमें आहार सभ्यता से कोई भी किसी भी प्रकार की पक्की ईंटों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आहार सभ्यता और आहार सभ्यता हमारा जो टॉपिक था दोस्तों वो अपना पूरा हो गया है। उसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, हमने आहार सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो आपका जो आहार सभ्यता का जो टॉपिक था वो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम आगे चलते हैं, अपने जो अगला नगर आता है, अपने जो अगली सभ्यता आती है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आपकी जो अगली सभ्यता है वो है आपकी गिलोंडे सभ्यता।
गिलुंड सभ्यता है उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि आपकी गिलुंड सभ्यता के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोस्तों आप सभी देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर और लाइक करने के लिए जरूर कहें। और उसके साथ साथ दोस्तों आप देव क्लासेज बूंदी जो ऐप है आप वो भी डाउनलोड कीजिए। हमारा जो वीडियो है दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल और ऐप के अंदर ही मिल सकता है या फिर आपको ऑफलाइन क्लास देव क्लासेज बूंदी के अंदर लेने पड़ेगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली सभ्यता आती है वो है दोस्तों आपकी गिलोंड सभ्यता। कौन सी है? गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता के बारे में देखते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखते हैं कि गिलोंड सभ्यता क्या थी या इसके अंदर क्या था या क्या नहीं था, उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपकी गिलोंड सभ्यता। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं खोजकर्ता कि आपकी जो गिलोंड सभ्यता थी उसका खोज किसने किया था या उसका खोजकर्ता आपका कौन था, उसके बारे में हमें देखते हैं। तो देखिए आपका जो गिलोंड सभ्यता का खोजकर्ता था वो था दोस्तों आपका बीबी लाल। कौन था? बीबी लाल या ब्रजवासी लाल। इस व्यक्ति ने आपकी गिलोंड सभ्यता को खोजा था, खोज लिया। आगे चलते हैं कि समय कि किस वर्ष आपकी इस सभ्यता को ब्रजवासी लाल ने खोजा था। तो दोस्तों आपका समय है 1957-58 के अंदर आपकी इस सभ्यता को ब्रजवासी लाल ने इसको खोजा था। अब खोज कर ली, किस समय कर ली वो भी हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं इसका स्थान कि किस स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों स्थान हम देखते हैं कि आपकी जो गिलोंड सभ्यता है वो है दोस्तों आपकी बनास नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे। ध्यान रखना कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे आपकी यह सभ्यता स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं आपकी जो गिलोंड सभ्यता है उसके अंदर देखिए दोस्तों हमने आपकी गिलोंड सभ्यता जो है उसमें देखा कि इसका खोजकर्ता कौन था। तो इसका खोजकर्ता दोस्तों ब्रजवासी लाल को इसका खोजकर्ता माना जाता है। उसके बाद में हमने देखा इसका जो समय है आपका दोस्तों इसका समय है 1957-58 के अंदर ब्रजवासी लाल के द्वारा इसकी खोज और इसका उत्खनन किया गया था। उसके बाद में दोस्तों हमने इसका स्थान देखा। इसका स्थान है दोस्तों आपका राजस्थान में बनास नदी के किनारे आपकी यह सभ्यता विकसित हुई थी। आगे देखते हैं, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम गिलोंड सभ्यता की विशेषता। गिलोंड सभ्यता की विशेषता देखिए दोस्तों कि कौन कौन सी विशेषता है आपकी सभ्यता के अंदर, हम वो देखते हैं। देखिए दोस्तों पहले आपकी विशेषता में आती है कि जो आपकी यह सभ्यता है यह सभ्यता भी आपकी ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ध्यान रखना हमने अभी देखा था आहार सभ्यता भी आपकी ग्रामीण सभ्यता थी और आपकी गिलोंड जो सभ्यता है वो भी एक आपकी ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद में जो आपकी अगली विशेषता आती है दोस्तों ध्यान रखना आपकी जो गिलोंड सभ्यता है उसके अंदर दोस्तों मोडिया मगरी। दोस्तों ध्यान रखना मोडिया मगरी नामक टीले में के अंदर इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। कई बार आपका यह प्रश्न आया है कि गिलोंड सभ्यता का उत्खनन किस टीले के अंदर किया गया था। वो टीला आपका कौन सा है दोस्तों?
मोडिया मगरी नामक जो टीला है, उस टीले के अंदर इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था। अगली आपकी जो विशेषता आती है दोस्तों, वो है, देखिए कि अगली कौन सी है आपकी विशेषता। देखिए दोस्तों, आपकी जो गिलुंड सभ्यता है उसकी जो अगली विशेषता है वो है दोस्तों कि इस सभ्यता के जो आपके बर्तन थे, ध्यान रखना, इस सभ्यता के जो बर्तन थे दोस्तों, वो आपके किस रंग के थे? ध्यान रखना, लाल और काले रंग के बर्तन, लाल व काले रंग के बर्तन हमें इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के अंदर कई एग्जामों में पूछा गया है कि हमें गिलुंड सभ्यता से किस रंग के बर्तन हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, तो वो है दोस्तों आपके कि लाल और काले रंग के जो बर्तन है वो हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए अगली विशेषता हम देखते हैं दोस्तों कि आपके गिलुंड सभ्यता की अगली कौन सी विशेषता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगली जो आपकी विशेषता है वो है दोस्तों कि हमें यहां से दोस्तों मिट्टी की पशु की आकृतियां प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, किसकी? हमें यहाँ से दोस्तों जो आपके पशु थे उनकी मिट्टी की आकृतियां या मूर्तियां हमें आपकी गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे जो विशेषता है आपकी वो है अगली विशेषता कि हमें यहाँ से 5 प्रकार के, ध्यान रखना, यहाँ से 5 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, क्या मिले हैं कि हमें गिलुंड सभ्यता से दोस्तों 5 प्रकार के बर्तन हमें या मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में जो आपकी अगली विशेषता आती है वो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि इस सभ्यता में दोस्तों ध्यान रखना, इस सभ्यता के अंदर दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, हमने अभी देखा था आर्य सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। हमने अभी आर्य सभ्यता के अंदर देखा था दोस्तों कि वहां आपकी पक्की ईंटों के हमें कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि हमें आर्य सभ्यता के अंदर वहां के मकान पत्थरों से निर्मित माने जाते हैं। एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, हम गिलुंड सभ्यता की विशेषता पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि आपकी जो यह सभ्यता थी दोस्तों, यह सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता माने जाती है। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता माने जाती है। उसके बाद में दोस्तों आपकी इस सभ्यता के अंदर जो उत्खनन हुआ वो कौन से टीले के अंदर हुआ या किस नाम के टीले के ऊपर इसका उत्खनन हुआ, तो दोस्तों आपके उस टीले का नाम है मोडिया मंगरी नामक टीले के अंदर इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। उसके बाद में अगली विशेषता हमने देखी दोस्तों कि इस सभ्यता के जो बर्तन थे वो दोस्तों लाल और काले रंग के बर्तन यहाँ सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, कई बार भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि लाल व काले रंग के बर्तन किस सभ्यता के अंदर थे, तो वो सभ्यता आपकी गिलुंड सभ्यता होगी। उसके बाद में दोस्तों आपका जो अगली विशेषता है वो है कि हमें यहाँ से कई पशुओं की आकृति मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों अगली जो विशेषता है कि हमें इस सभ्यता से 5 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। 5 रंगों के या 5 प्रकार के जो बर्तन है वो कहां से मिले हैं? आपकी गिलुंड सभ्यता से। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों कि हमें इस सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। कौन सी ईंटों का दोस्तों? पक्की ईंटों का प्रयोग हमें यहां से प्राप्त होता है।
ध्यान रखना, ये आपकी गिलुंड सभ्यता थी दोस्तों। हमने गिलुंड सभ्यता के अंदर देखा, उसका खोज करता हमने देख लिया कि ब्रजवासी लाल ने 1957-58 में आपकी गिलुंड सभ्यता की खोज की। और उसके बाद में हमने इसका स्थान देखा कि आपकी जो गिलुंड सभ्यता है वो राजस्थान में आपके बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा गिलुंड सभ्यता की विशेषता हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं, आपकी जो अगली सभ्यता आती है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। आपकी जो अगली सभ्यता आती है वो है दोस्तों आपकी गणेश्वर सभ्यता। देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस एग्जाम के अंदर। राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए आपकी जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए दोस्तों आप थोड़े ध्यान से इस टॉपिक को थोड़ा जोर दे करके आप पढ़िएगा, आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आपकी जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके अंदर हम अगली सभ्यता का नंबर लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के अंदर या गणेश्वर सभ्यता का हम भी मिलकर उत्खनन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम खोज करते हैं आपकी इस गणेश्वर सभ्यता की। देखते हैं दोस्तों कि इसका खोजकर्ता कौन है, कि आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है इसका खोजकर्ता किसे माना जाता है वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो खोजकर्ता था वो है आपका रत्नचंद्र अग्रवाल। कौन था? आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज की। खोज हो गई दोस्तों। आगे चलते हैं कि आरसी अग्रवाल ने इसको किस समय खोजा। देखते हैं दोस्तों कि आरसी अग्रवाल ने आपकी गणेश्वर सभ्यता को किस वर्ष खोजा। तो समय आता है आपका निकलकर 1957 कि 1957 के अंदर रत्नचंद्र अग्रवाल ने आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज की। उसके बाद में बात आती है कि यह आपकी गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। स्थान के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों कि हमारे जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ स्थित है। देखते हैं दोस्तों, स्थान यह है राजस्थान का आपका एक जिला है सीकर जिला। सीकर जिले में दोस्तों कौन सा जिला है? सीकर जिला। सीकर जिले में दोस्तों सीकर जिले की तहसील है नीम का थाना। कहा? नीम का थाना तहसील है। नीम का थाना तहसील में आपकी एक नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई या गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। ये हमने स्थान भी इसका देख लिया है। एक बार दोबारा से इसको देखिएगा दोस्तों। देखते हैं इसको दोबारा। देखिए दोस्त, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में गणेश्वर सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी हमने देखा कि आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी जो खोज करता है वो है आपके रत्नचंद्र अग्रवाल। समय है कि रत्नचंद्र अग्रवाल ने इसको किस वर्ष खोजा। तो समय है आपका 1977 कि 1977 में आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई और उसका उत्खनन हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे राजस्थान में आपकी गणेश्वर सभ्यता किस स्थान पर स्थित है। हमने देखा राजस्थान का आपका सीकर जिला है और सीकर जिले के अंदर भी दोस्तों आपका नीम का थाना तहसील है और नीम के थाना तहसील के अंदर दोस्तों कांतली नदी है। कांतली नदी के किनारे आपकी इस सभ्यता का विकास हुआ या विकसित हुई। यहाँ तक हमने देख लिया है तो दोस्तों आपके यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है इसके उपनाम की, कि इसके कौन कौन से उपनाम है या हम इन्हें किन किन नामों से भी इस सभ्यता को जानते हैं उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसके उपनाम देखते हैं। इसका जो पहला उपनाम आता है वो है दोस्तों आपका भारतीय। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
कि भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके प्रश्न भी आया है। भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? गणेश्वर सभ्यता आपकी भारतीय भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। उसके बाद में आपका अगला नाम आता है, अगला इसका नाम है सबसे प्राचीन। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में भी आपका ये नाम आया है कि इसका दूसरा नाम है सबसे प्राचीन। आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है वो सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता माने जाती है। उसके बाद में आपका जो अगला नाम आता है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और अगला नाम है पुरातत्व का पुरस्कार। ध्यान रखना, पुरातत्व का पुरस्कार किस सभ्यता का नाम है? गणेश्वर सभ्यता का नाम है आपका अगला, कि इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अगला नाम देखिए दोस्तों आपकी इस गणेश्वर सभ्यता की, देखिए दोस्तों आपका अगला नाम ताम्र संचयी अगला नाम है दोस्तों इसका कि ताम्र संचयी संस्कृति। ये नाम आपकी इस गणेश्वर सभ्यता के नाम है, जो उपनाम है, और इन नामों से भी हमें इस सभ्यता को जानते हैं। एक बार दोबारा देखिएगा दोस्तों, आपकी इस गणेश्वर सभ्यता के नामों को एक बार हमें और देख लेते हैं, दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ देखते हैं इनके उपनाम। देखिए दोस्तों, पहला उपनाम आता है कि इस गणेश्वर सभ्यता को भारतीय जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उसकी जननी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय इतिहास के अंदर जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पहले आपकी गणेश्वर सभ्यता थी। इसी कारण इसका नाम प्राचीन भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला नाम आता है कि इसे भारत के अंदर सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी कहा था दोस्तों आपको कि आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता माने जाती है। अगला है कि इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमें तीर्थ स्थानों में जैसे सबसे पवित्र पुष्कर को मानते हैं, वैसे ही भारतीय जो पुरातात्विक विभाग है उसके अंदर जो आपके गणेश्वर सभ्यता का स्थान जैसे हमारे राजस्थान में पुष्कर का माना जाता है, वैसे ही दोस्तों आपका सभ्यताओं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो दोस्तों आपकी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। इसी कारण इसका नाम पुरातत्व का पुष्कर भी माना जाता है। अगला इसका नाम आता है कि इस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, गणेश्वर जो आपकी सभ्यता है वो तांबे शुद्ध 100% तांबे के उपकरण इस सभ्यता के अंदर बनाए जाते थे। इसी कारण आपकी यह सभ्यता ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हमें आपकी गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने अभी देखा आहड़ सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, उसके हमने कौन कौन से अवशेष उसके प्राप्त हुए, उसके बाद में उसकी विशेषताएं हमने देखी। उसके बाद में दोस्तों हमने गिलुंड सभ्यता के बारे में चर्चा की, और उसके बाद में हमने देखा हमारे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अंदर भी हमने इसका उत्खनन, खोजकर्ता और इसका समय के साथ हमने इसको उपनाम देखे। तो हाँ तो दोस्तों हम आगे जो अगली कक्षा होगी अपने उस कक्षा के अंदर हमें गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ तो दोस्तों आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि आप देव क्लासेस यूट्यूब जो चैनल है हमारा, आप उसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। और साथ में आप जो हमारा देव क्लासेस बूंदी का जो ऐप है
उसको भी दोस्तों आप डाउनलोड करें और वहां भी हमारे क्लास को आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ और इसी रोल के साथ। तो सभी को नमस्कार दोस्तों।